सबसे पहले पूरे देश की चौमुखी प्रगति के लिए एक समग्र रूप लिए हुए सरकार ने जो बजट पेश किया, विशेष रूप से गांव की खुशहाली के लिए और किसानों के कल्याण के लिए, उसके लिए मैं करोड़ों देशवासियों की तरफ से अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, अपने वित्त मंत्री श्री जेटली जी और अपने राज्य मंत्री श्री सिन्हा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे ये विश्वास है कि महात्मा गांधी जी की आत्मा प्रधानमंत्री जी को और अपने देश की सरकार को भी बहुत आशीष दे रही होगी, क्योंकि महात्मा गांधी ने 1936 में लिखा था, प्रत्येक देशभक्त का सबसे पहला कर्तव्य अध्यक्ष महोदय गांव के पुनर्निर्माण का है, किसानों की खुशहाली का है। और जब महात्मा गांधी को यह विश्वास हो गया, यह कांग्रेस उनके सोच की नहीं है, उनके विचारों की नहीं है, उनका रास्ता बदल गया। बहुत लोगों को मालूम होगा कि महात्मा गांधी ने लगा इस कांग्रेस को बर्खास्त कर देना चाहिए, और उनकी दूरदर्शिता सिद्ध हुई। 1950 के अंदर, 1950 से लेकर के 2010 तक, जब हम लोग कुछ देशों का आपस में कंपैरिजन करते हैं, जर्मनी और जापान द्वितीय विश्व युद्ध में लगभग खत्म हो गई। 1948 के अंदर इजराइल एक नया देश बना और भारत 1947 में आजाद हुआ। अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन की जानकारी के लिए कुछ बताना चाहता हूं कि 1950 में पर कैपिटा इनकम इंडिया, इजराइल, जर्मनी और जापान, इन चारों देशों में सबसे ज्यादा थी $353। इजराइल की 318, जर्मनी की 236, जापान की 349। 2010 के अंदर इंडिया की केवल 470 हुई 353 से, इजराइल की 16,070, 34 गुना ज्यादा हो गई, और जर्मनी की 22,470, 48 गुना ज्यादा हो गई, और जापान की 34,010, 72 गुना ज्यादा हो गई। इस देश के नेतृत्व ने कभी इस गांव के लिए, किसानों के लिए, गरीब और मजदूर की विकास की कोई बात नहीं सोची, और उसका परिणाम यह हुआ कि यह देश जिसमें कभी दुनिया पढ़ने आती थी, यहां के लोग जो बाहर पढ़ने जाने लगे। मैं विशेष रूप से अपने लाखों, मेरे बागपत लोकसभा क्षेत्र के लाखों माननीय मतदाताओं की तरफ से भी मैं सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि दशकों की उपेक्षा के बाद बेचारे चातक पक्षी की तरह से आकाश की तरफ देखते रहे कि शायद स्वाति नक्षत्र की कोई बूंद उनके मुंह में पड़ेगी, लेकिन पिछले दशकों में, 60 वर्षों में कभी इस क्षेत्र के लिए कुछ नहीं किया। यह पहली सरकार है कि बागपत क्षेत्र के लिए हमारी रेलवे लाइन का दोहरीकरण किया गया, विद्युतीकरण का अनाउंस किया गया, और एक नई रेलवे लाइन दी गई। महोदय, मैं कोई किसी बात को, जितने भी यहां पर सदस्य बोले, किसी भी बात को रिपीट नहीं करूंगा समय कम लेने के लिए, और आंकड़ों के मकर जाल में भी नहीं फंसूंगा, लेकिन देश के हित के लिए, इस राष्ट्र के निर्माण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, वो बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जैनियों के तीर्थंकर ऋषभनाथ ने एक बात कही थी, अगर कोई समाज तरक्की करना चाहता है, बढ़ना चाहता है, 3 बातें बहुत जरूरी हैं: असी, मसी और कृषि। शिक्षा, सुरक्षा और कृषि। शिक्षा अच्छी होगी तो स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, शिक्षा अच्छी होगी तो पारदर्शिता आएगी, शिक्षा अच्छी होगी तो हमारे महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे नहीं लगेंगे। अगर शिक्षा अच्छी होगी, इस देश की संस्कृति के विरुद्ध किताबें नहीं लिखी जाएगी, आर्टिकल नहीं लिखे जाएंगे। शिक्षा के बारे में जो बजट, लगभग 6% का बजट बढ़ाया गया। आदरणीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं, पर देश के अंदर शिक्षा की स्थिति अभी भी बहुत ही भयावह है। आज हमारे सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 60 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते, और हम कहते हैं कि हमारे पास केवल 37% लोग अनपढ़ हैं। ये हमारे सरकारी आंकड़े कहते हैं, लेकिन वर्ल्ड बैंक के रिकॉर्ड कहते हैं, यूएनडीपी कहती है कि हिंदुस्तान के अंदर 70% लोग अनपढ़ हैं।
हम लोग, ये देश कहता है जिसको नाम लिखना आता है, दस्तक करने आते हैं, वो पढ़ा लिखा है। लेकिन वर्ल्ड कहता है जिसको पढ़ना भी आना चाहिए, लिखना भी आना चाहिए, थोड़ा बहुत अर्थमेटिक गणित भी आना चाहिए, उसके हिसाब से अभी भी देश के 70% अनपढ़ हैं। 88% लोग, 88% ड्रॉप आउट करते हैं। केवल मात्र 12% लोग कॉलेज में जाते हैं और 38% ग्रेजुएट इस देश के और साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, मेडिकल, इंजीनियरिंग, लॉ पढ़ते हैं। वर्ल्ड के अंदर 3000 वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, इस देश के अंदर 400 हैं। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 30 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, लेकिन केवल 4 करोड़ लोगों ने ही अपने को जो है उसमें रजिस्टर किया है। हमारी इंजीनियरिंग, हमारी IITs, ये सोचने की बात है, बहुत गंभीर रूप से सोचने की बात है कि 14 साल में 2001 से लेकर दिसंबर 2014 तक हमारी सारी IITs, सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ने मिलाकर के दुनिया के अंदर 127 पेटेंट प्राप्त किए। केवल अमेरिका की एक MIT ने 2155 पेटेंट प्राप्त किए। इसका मतलब यह है मैं वित्त मंत्री जी से ये आशा करूंगा, ये निवेदन करूंगा कि हमारी हायर एजुकेशन के अंदर, हम प्राइमरी एजुकेशन और ज्यादा धन देने की जरूरत है। कहीं से लोगों को शिक्षा एक मूलभूत, इस देश के कल्याण के लिए मूलभूत बातें हैं। महोदय, मुझे थोड़ा समय दीजिए, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, ये देश की बातें कर रहा हूं। आपको भी पुण्य मिलेगा बहुत, मुझे समय देगी। हम लोग अभी आज सवेरे राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात कर रहे थे, लेकिन इस एक्ट के अंदर, इस कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। कोई माँ बाप अपने बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजेगा उसको कोई दंड लगेगा, या कोई सरकार ये काम नहीं करे, कोई हॉस्पिटल या कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट काम नहीं करे, उसको दंड लगेगा। इसको प्रावधान करने की जरूरत है। जब तक इस देश के लिए कंपल्सरी एजुकेशन, कि जो माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल में नहीं भेजेगा, तब तक इस देश का जो है वो नहीं। और इसलिए ऐसी एजुकेशन लाने के लिए हमको जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा जो है हमको जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैं यहां पर याद, हमारे दोस्त शेखावत जी स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे थे, मुझे महर्षि दयानंद याद आते हैं। उन्होंने कहा, चाहे राजकुमार हो या राजकुमारी, चाहे दरिद्र की संतान हो, सबको तुल्य वस्त्र, खान पान, आसन दिए जाने, ये राज नियम और जाति नियम होना चाहिए। 5वें और 8वें वर्ष से आगे अपने लड़के लड़कियों को जो घर में कोई रख न सके, ये पाठशाला में अवश्य भेजे, दो ने भेजे हुए दंड नहीं हो। इस प्रकार का विधान करने के लिए, ऐसा अगर हम करेंगे, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में हमको बहुत ज्यादा जो है बजट देने की जरूरत है। मैं एक और कहना चाहता हूं, इस दुनिया के अंदर अध्यक्ष महोदय, दुनिया के जो, प्लीज कंक्लूड। मैं कंक्लूड की तरफ जा रहा हूं महाराज। मैं ये कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय, दुनिया के जो टॉप 10 ऑनेस्ट कंट्री हैं, जो सबसे ईमानदार देश है दुनिया के अंदर, उन 10 देशों के अंदर एक बात उनमें कॉमन है, और वो कॉमन ये है, इन 10 देशों के अंदर, उनके अंदर एक वैल्यू बेस्ड यूनिफॉर्म एजुकेशन है। क्या कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक हम एक सा सिलेबस, एक सा कुरिकुलम नहीं कर सकते? क्या ये देख नहीं सकते कि इस देश के जो है आज अलग अलग तरह के जिस प्रकार से केंद्रीय विद्यालय चले जाते हैं, क्या इस देश के अंदर इस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था नहीं हो सकती? शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए भी, स्किल डेवलपमेंट में केवल 1900 करोड़ दिए गए। मैं वित्त मंत्री जी से, महाराज अध्यक्ष महोदय बस 5 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। नहीं, मैं थोड़ा कृषि के बारे में 2 मिनट बात करना चाहता हूं। मैं अपनी सरकार को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बजट बढ़ाया गया, इरिगेशन में 88% बजट बढ़ाया गया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो फसल बीमा योजना की गई, अगर किसानों के लिए सभी बातों के लिए एक बीमा योजना है। अगर पशुधन का नुकसान होता है, किसान बीमार होता है, उसके घर को नुकसान होता है, जैसे हम लोग जब कभी विदेश जाते हैं, विदेश जाने के लिए केवल मात्र एक ही बीमा होता है, एक ही इंश्योरेंस होता है, तो क्या किसानों के लिए हम एक बीमे की सोच नहीं रख सकते? मैं इसके लिए निश्चित रूप से अपने आदरणीय वित्त मंत्री जी से बात के लिए मैं निवेदन करूंगा। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं, मैं बागपत क्षेत्र से आता हूं अध्यक्ष, बहुत जरूरी बात है। मेरे बागपत क्षेत्र में अभी भी 396 करोड़ रुपए जो हमारे चीनी मिल हैं वो भी किसानों को देना बाकी है। क्या 400 करोड़ रुपए हम किसानों को डायरेक्ट नहीं दे सकते, जब 19,000 करोड़ को हम जो है इंटर सबवेंशन कर सकते हैं? क्या हम किसानों के फायदे के लिए नहीं कर सकते?
इसके लिए हमको जो है मैं इस विषय में विशेष रूप से मैं इसके लिए निवेदन करूंगा। अध्यक्ष महोदय, सरकार जो काम कर रही, सरकार अभी बहुत कुछ करना बाकी। मैं खत्म कर रहा हूं। फुर्सत वक्त कहा, काम अभी बाकी है और हूर के नूर का दीदार अभी बाकी है। बहुत बहुत धन्यवाद।